तो आज आपको बताऊंगी नाइट्रोजन परिवार के बारे में। नाइट्रोजन परिवार, देखिए आवर्त सारणी में जो है नाइट्रोजन तो एक तत्व है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है, तो देखिए आवर्त सारणी में जो हमारी जो आवर्त सारणी है, इसमें जो वर्ग 15वां है, जिसको 5th A वर्ग या समूह भी कहा जाता है, इस वर्ग को ही नाइट्रोजन, इस वर्ग के जो तत्व होते हैं इसमें 5 तत्व आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, 5 तत्व आते हैं और इन्हीं 5 तत्वों को नाइट्रोजन का परिवार या वर्ग 15 के तत्व कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली नाइट्रोजन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए नाइट्रोजन का परिवार, देखिए इसको पी ब्लॉक, ये एक पी ब्लॉक का वर्ग है। ठीक है, पी ब्लॉक का वर्ग है, कौन सा, 15वां या 5th A, और इसको कहा जाता है नाइट्रोजन का परिवार। इसमें तत्व आते हैं 5, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब इसमें देख लेते हैं कि जो है इनके लक्षण क्या होते हैं। देखिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं इनको निक्टोजन्स कहा जाता है। निक्टोजन्स, ठीक है, इनको निक्टोजन्स कहा जाता है, और इनके जो तत्व होते हैं उनको निक्टाइड्स कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो निक्टोजन्स और निक्टाइड्स। ठीक, निक्टाइड्स, निक्टोजन्स और निक्टाइड्स, यानी जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं इनको निक्टोजन्स कहा जाता है, और इनके जो यौगिक होते हैं उनको निक्टाइड्स कहा जाता है। अब इनके जो समान लक्षण हैं, या जैसा क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन परिवार के बारे में अगर आ जाता है कि लिखिए, तो कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक, ये इनके तत्व हैं। अब जैसे नाइट्रोजन का तो आपको पता ही होगा कि 7 होता है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 33, 33 में 18 जोड़ेंगे तो 51, और 51 में 32 जोड़ेंगे तो 83। ठीक, अब ये तो हो गए इनके परमाणु क्रमांक। अब इनका निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस का तो वैसे भी बहुत आसान होता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा जो उपकोष और कोष होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसे देखिए नाइट्रोजन का होता है तो 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 और 3 7, 7 तक में बढ़ना है। सेम इसमें भी 15 तक जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 2 4 6 10, 2 12 और 3 15। सेम आर्सेनिक का भी ऐसा ही होता जाएगा, और ये यहाँ पे क्या जाएगा, 4s2 और 4p3 यहाँ तक जाएगा। इसमें भी सेम ही रहेगा, और कहाँ तक जाएगा, 5s2 और 5p3, इसमें भी सेम 6s2 और 6p3। ठीक है, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो कौन सा है हमारा, NH2 और NP3, NH2 और NP3, NH2 NP3, NH2 NP3, NH2 NP3। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं इनका जो सामान्य विन्यास है क्या है, सामान्य विन्यास इनका क्या होता है, NH2 NP3, और इससे जो पहले वाला कोश होगा वो क्या होगा, भरा होगा। देखिए इसमें 8 है, इसमें 2 है, सेम वैसा ही होगा, 8 8 के सब जो इनसे पहले वाले कोश होंगे वो पूर्ण रूप से भरे होंगे, और जो इनका कोश होगा उसका विन्यास क्या होगा, NH2 और NP3। ठीक है, अब क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन P में आता है इसलिए इनको P ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, और NH2 NP3 जोड़ेंगे तो 5वां वर्ग बनता है, तो किस में आते हैं, 5th A में, और इनका जो दूसरा वर्ग होता है वो क्या होता है, 15वां वर्ग होता है। ठीक है, तो इनका सामान्य विन्यास क्या होता है, NH2 NP3। तो सबसे पहले जब हम लिखने की बारी आती है सामान्य लक्षण में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनका सामान्य विन्यास क्या होता है।
तो इनका जब भी नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इनका अंतिम विन्यास क्या प्राप्त होता है, NH2NP3। देखिए दूसरा पॉइंट होता है उपलब्धता। उपलब्धता यानी ये प्रकृति में कितना विद्यमान है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो नाइट्रोजन होती है वो 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, जिसको हम सांस में लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ जो हमारे सांस में आती है 78% नाइट्रोजन विद्यमान है। इसके अतिरिक्त ये तो जो होती है, और नाइट्रोजन किन किन रूपों में भी पाई जाती है। देखिए वैसे तो जो नाइट्रोजन गैस होती है ये निष्क्रिय होती है। जो नाइट्रोजन गैस होती है ये निष्क्रिय होती है, क्योंकि इसकी जो वियोजन ऊर्जा होती है वो 900+ होती है। ठीक है, 900+ करके होती है, या सही से बोलें तो 944.7 किलो जूल होती है। ठीक है, इसकी वियोजन ऊर्जा इतनी उच्च होती है कि ये गैस के रूप में पाई जाती है और निष्क्रिय होती है। ठीक है, निष्क्रिय होती है, यानी जल्दी से क्रिया नहीं करती है। लेकिन इसकी उपलब्धता 78% है। और फॉर्म में देखा जाए तो जो हमारे शरीर में प्रोटीन होती है, जिसको अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहा जाता है, ये भी किससे बनती है, नाइट्रोजन से बनती है। पौधों में भी जो होती है वो नाइट्रोजन से बनती है, और यानी जो उसमें जड़ों में जिसके जो पौधों के लिए ज़रूरत होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो उसमें ज़रूरत होती है वो, तो ये सब जो क्या होते हैं ये नाइट्रोजन के हो जाते हैं, जो पौधों के लिए जो ज़रूरी होते हैं नाइट्रेट खनिज इनके लिए। इसके अतिरिक्त अन्य जो होते हैं ये संयुक्त रूप में भी अन्य जो होते हैं ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जिसमें से फास्फेट जो फास्फोरस होता है, ये फास्फेट जैसे कैल्शियम फास्फेट हो गया, और अन्य जो फास्फेट होते हैं उनमें जो चट्टानों में ये मिलते हैं। इसके अलावा जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है वो सल्फाइड आयसों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी जो नाइट्रोजन होता है और जो फास्फोरस होता है दोनों ही जीवों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, ये जो जैव द्रव्य होता है या जीव द्रव्य होता है उसके लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि नाइट्रोजन से जो होता है वो प्रोटीन हमारा बनता है, और फास्फोरस जो मूलतः होता है उससे हमें खनिज, मतलब ये जो हमें खनिज मिलता है। और फास्फोरस जो होता है कैल्शियम के साथ जो है दांत और हड्डियों में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी उपलब्धता। अब जान लेते हैं अगला पॉइंट जो कि है संयोजकता। ये संयोजकता क्या रखते हैं, देखो नाइट्रोजन जो होता है ये सीधा 3 संयोजकता रखता है। ठीक है, और इसके जो अन्य यौगिक हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये जो होते हैं ये 5 और 3 दोनों संयोजकताएं रखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन 3 संयोजकता रखता है, और जो बाकी होते हैं ये 5 और 3 संयोजकता भी रखते हैं, यानी पंच संयोजकता और त्रिसंयोजकता दोनों रखते हैं। ये तो थी संयोजकता की बात। अगला पॉइंट देखिए, आती है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। देखिए संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में हमेशा ये अंतर होता है कि संयोजकता जो होती है ये स्थायी होती है। ठीक है, और जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ये परिवर्ती होती है, और परिवर्ती के साथ साथ ये इस पर चार्ज भी लगा देते हैं, प्लस और माइनस और प्लस हम इस पर चार्ज लगा देते हैं, जबकि संयोजकता हम सीधे लिख देते हैं अंक, मतलब पूर्ण अंक जो उसका होता है वो लिख देते हैं। इसके बारे में मैंने बताया कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो ये जो होते हैं -3 से लेके +5 तक की ऑक्सीकरण संख्या रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यौगिक होते हैं वो +5 और +3 वाले ऑक्सीकरण संख्या में यौगिक बनाते हैं। और एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि देखिए जब वर्ग की बात की जाती है तो ये जो हमारा 15 वर्ग है वो ऐसे है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये SB है। ठीक है, SB बिस्मिथ। ठीक है, ये वर्ग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो जो +5 वाला स्थायित्व है ये घटेगा, और जो +3 वाला है स्थायित्व ये बढ़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, इस वर्ग से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट होंगे इनमें ये बहुत इन्वॉल्व है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हमारा परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच अंतर होगा, जिसमें फास्फोरस की त्रिज्या अधिक होगी, और नाइट्रोजन से बिस्मिथ के बीच और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता
है। अब इसी में एक और मेन पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आयनन विभव। इसको लेके अक्सर करके क्वेश्चन फंसता है आयनन विभव को लेके। किसकी आयनन विभव? नाइट्रोजन की। देखिए नाइट्रोजन जो होता है एक नियम को अपवाद में बदल देता है, मतलब एक एक्सेप्शन अपवाद लगा देता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये ऑक्सीजन से पहले का तत्व है। इस हिसाब से ऑक्सीजन की आयनन, क्योंकि ये आवर्त है, आवर्त के हिसाब से ये चल रहा है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आवर्त के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पे इसका आयनन विभव ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए जबकि नाइट्रोजन का कम होता है। लेकिन पाया क्या गया है कि नाइट्रोजन की जो आयनन विभव है वो क्या है? ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की कम होती है। किसके अपेक्षा? नाइट्रोजन के अपेक्षा। अब ये क्यों होता है ये इसमें आप जानिए। क्वेश्चन हमेशा अक्सर करके ये पूछ ही लेते हैं कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है? तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो है 7, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, यही चीज़ आप ऑक्सीजन में करेंगे तो 1s2 2s2 2p4। 8 चाहिए तो आपको 2 2 4 8 और 2 और 3 7। ठीक है, अब होता क्या है इसमें? देखिए P3 आया है, 2 हो गया और ये हमारा अलग, 2 हो गया और ये हमारा अलग। इसमें कितने हमें ऑर्बिटल बनाने हैं? 2s2 है, s है तो एक ऑर्बिटल बनेगा, और p है तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे। सेम इसमें भी s है तो एक ऑर्बिटल बनेगा, और p है तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें देखिए 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 2p3 में 3 1 2 3। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 1 2 3 और 4। अभी देखिए मैंने बताया था कि जो ये एक अर्धकोश होते हैं और एक पूर्ण कोश होते हैं, अर्धकोश और पूर्ण कोश। देखिए यदि पूरा भर जाता है यानी सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको पूर्ण कोश कहा जाता है। यदि उसमें आधे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको अर्धकोश कहा जाता है। देखिए P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसका मतलब ये अर्धकोश है, और दोनों ही स्थायी होते हैं, चाहे अर्ध हो या पूर्ण हो, दोनों ही स्थायी होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अर्ध भरे होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयनन विभव की जब बात आती है तो आयनन विभव उस ऊर्जा को कहते हैं जब किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसको कहते हैं आयनन विभव। यानी किसी तत्व के, किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसको स्थायी अवस्था मिली है और इसको अस्थायी। अब क्योंकि स्थायी है तो ऊर्जा का मान क्या होगा? और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि बल बढ़ जाएगा, ये और अच्छे तरीके से जो है ये और ऊर्जा की मांग करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से और अच्छे से बंधा रहेगा। किसकी अपेक्षा? जो कि अस्थायी है। अस्थायी का मतलब है कि इसमें जो है ऊर्जा बंधन कम है, और जब ऊर्जा बंधन कम होगा तो आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ऊर्जा बंधन ज़्यादा होगी तो आपको उतनी ही मेहनत लगेगी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन की जो प्रथम आयनन ऊर्जा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से ज़्यादा होता है, अर्ध भरे कोश की वजह से। विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, अगर आपको विद्युत ऋणात्मकता के बारे में नहीं पता है तो जानिए। जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है, तो उसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की सबसे कम होती है और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है आवर्त सारणी में। अब यहाँ जान लेते हैं नाइट्रोजन परिवार के बारे में। देखिए विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव लगभग सेम चलते हैं, तो क्योंकि आयनन विभव भी वर्ग में घटता है तो यहाँ विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटेगा। इसका मतलब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे किसकी है? नाइट्रोजन की है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो 3.0 होती है, और जो बिस्मुथ होती है उसकी 1.8 होती है। तो ऊर्जा का अंतर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय होता है। ठीक है, अगला जान लेते हैं आध्यात्मिक लक्षण के बारे में। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक लक्षण। आध्यात्मिक लक्षण, अब देखिए आध्यात्मिक लक्षण क्या होता है। देखिए आध्यात्मिक लक्षण जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। कैसे घटता है? ये दोनों जो होती हैं हमारी अधातुएं हैं, ये दोनों हमारी उपधातुएं हैं, और बिस्मित एक धातु होती है। ये धातु है, ये उपधातु है, और ये
अधातु है। तो अधातु नाइट्रोजन फास्फोरस, उपधातु आर्सेनिक और एंटीमनी, और धातु हमारी होती है बिस्मिथ। तो क्या होता है, अधात्विक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन परिवार की आध्यात्मिक लक्षण जो होते हैं ये घटते हैं और धात्विक लक्षण बढ़ते हैं, यानी धातु की ओर इनमें जो धात्विक गुण होते हैं इनका मान ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, और अधातुओं का मान घटता जाता है। अब अधातु और धातु में क्या अंतर होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में देखें। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अणु बनाने की प्रवृत्ति। अणु बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो देखिए, जो नाइट्रोजन होता है इसमें स्वयं के साथ नाइट्रोजन स्वयं के साथ, कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ अणु बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। और इसमें एक खास चीज़ ये होती है कि ये खुद के भी अणुओं के साथ जो होता है कोलैब करता है और कई सारे अणु बनाता है, जबकि अन्य जो तत्व होते हैं इनमें इतना गुण इसका ये वाला नहीं होता है। तो अणु बनाने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति जो है नाइट्रोजन में किसकी होती है? खुद के अणुओं के साथ, यानी खुद का जो समान तत्व है उसके साथ, कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। फास्फोरस भी अणु बनाता है, जैसे PCl3 हो गया, P2Cl5 हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? फास्फोरस के जो होते हैं अणु होते हैं। P4 इसका अणु होता है। ठीक है, P8 होता है। ये सब क्या होते हैं? फास्फोरस के अणु होते हैं। अगला देखिए, अगला आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखिए, सिर्फ नाइट्रोजन गैस होता है, बाकी अन्य सभी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है ये 28 होता है और फास्फोरस का जो अणुभार होता है ये 124 होता है। फास्फोरस अणु का अणुभार 124 होता है, नाइट्रोजन अणु का अणुभार 28। यहाँ अणु की बात हो रही है, सिर्फ एक तत्व की या एक परमाणु की नहीं। ठीक है, इसका अणुभार 28 होता है और इसके अणु का अणुभार 124 होता है। ये क्या होता है? ठोस होता है और ये क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, अन्य सभी भी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए अपर रूपता। अपर रूपता देखिए, अपर रूपता एक गुण होता है। इसको ऐसे कहते हैं कि यदि कोई तत्व एक से अन्य जो रूपों में है उसमें पाया जाता है तो उसको अपर रूपता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो होता है इसके दो ठोस रूप हैं, एक अल्फा नाइट्रोजन और एक बीटा नाइट्रोजन। अल्फा नाइट्रोजन को क्यूबिक कहा जाता है और बीटा नाइट्रोजन को हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल। जो अल्फा होता है ये निम्न ताप पर स्थायी होता है और यदि इसका जो -235 या 35 या 38 सेंटीग्रेड पे इसको मतलब इसका जो तापमान किया जाता है तो जो अल्फा होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीटा नाइट्रोजन। ठीक है, फास्फोरस के भी कई रूप होते हैं जिसमें सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस मुख्य है। सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस मुख्य है। देखिए, सफ़ेद फास्फोरस जो P4 होता है, रूप होते हैं, एक होता है लाल फास्फोरस और एक होता है सफ़ेद फास्फोरस। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, जबकि लाल फास्फोरस जो होता है ये निष्क्रिय होता है, जिसको P4 कहा जाता है। देखिए, सफ़ेद फास्फोरस जो है ये हवा के साथ ही जलने लगता है, यानी अगर इसको हवा में रख दिया जाएगा वायु में तो ये अपक्रिया कर लेगा। इसी कारण सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है और ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। सेम ऐसा ही सोडियम के साथ होता है। सोडियम जो होता है ये जल के साथ अपक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको जल में नहीं रखते हैं। ठीक है।